हेलो बच्चों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 14 नेमली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप इससे पहले ही क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं, 9th में ही पढ़ चुके हैं और उससे प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जो एक अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, किसी चीज के होने या न होने की जो एक घटना होती है, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। एक सिक्के को हमने टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये अनिश्चितता जो है, ये अनसर्टेनिटी जो है, इनको ही न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेनली हम इसे परसेंटेज भी कह सकते हैं कि किसी के होने की या न होने की कितनी संभावना है ना। यही हमारा प्रोबेबिलिटी में पढ़ने को मिलेगा। इसको मेनली डिनोट किया जाता है पी से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लाइक पीई। पी का क्या मतलब हुआ कि कोई एक इवेंट है ई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी पीई हो जाती है। ठीक है, और एक वर्ड सुनाई देगा आपको, नॉट ई। ये इसका मतलब है कि पी के न होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी ई बार लिख सकते हैं इसे, या पी ई डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉट ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ई के न होने की प्रोबेबिलिटी। दो चीज होती है, मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, उसमें दो ही आउटकम होते हैं, है ना। जो आउटकम आएंगे, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं उसमें? 2। इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। लाइक क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो जैसे हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे, है ना, गेटिंग ए हेड, तो पी एच से डिनोट कर सकते हैं या पी ई से, वो लिखना है आपको, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एच या फेवरेबल टू हेड, एच। ठीक है, डिवाइड बाय, इसमें लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऑफ आउटकम्स। वो सिंपल है, बस आपको ये समझना है। देखिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एच, एच से मतलब है यहाँ ई भी आ सकता है। जो भी हमारे पास कोई इंसिडेंस होगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके फेवर में कितने, उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, और नीचे आता है टोटल आउटकम्स कितने हैं। जैसे कि यहां में हेड के फेवर में कितने हैं, देखिए हेड टोटल सैंपल स्पेस में से 1 टाइम्स आ सकता है अगर हम एक कोइन को, है ना, टॉस करें तो 1, है ना। फेवरेबल टू एच जो होगा वो 1 होगा, यहाँ पर एच एक बार आ सकता है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलते हैं? 2। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसी तरह से अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले से, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू टी, टी मींस टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब टेल कितने टाइम्स आ सकता है? अगर हमने एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो टेल भी 1 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास 2 होंगे। क्लियर है? अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 50% बैठता है ना, और ये भी 50% बैठता है। तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, समझ रहे हो? तो दोनों के जब आने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इस इंसिडेंस को हम ये भी बोलते हैं कि ये इक्वली लाइकली इंसिडेंस है। यानी जहां पर दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, दो या ज्यादा, दो से ज्यादा के आने की सभी की प्रोबेबिलिटी सेम हो, उसे इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी या इक्वली लाइकली इंसिडेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैच में हम टॉस जो करते हैं वो कॉइन से ही क्यों करते हैं? उसका रीजन यही है क्योंकि यहां पर हमारे पास टोटल जो होंगे, टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 2 होते हैं, और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल सेम होती है, अनबायस होती है। अनबायस का मतलब है, आपको एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा, अनबायस। इसका मतलब होता है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या बिल्कुल पक्षपात रहित, है ना वो। तो इसीलिए हम टॉस करते हैं क्योंकि वो अनबायस होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% यही हेड आना है या 100% टेल आना है। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दोनों का, एक बात और, किसी इंसिडेंस में, किसी घटना में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं,
है ना, जैसे कि यहाँ हेड और टेल आने की तो दो है आउटकम्स, ठीक है। अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल दें और सबको ऐड कर दें तो इज इक्वल टू आता है 1। आप यहां देख सकते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 1 आता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल किसी भी प्रोबेबिलिटी के जितने भी आउटकम्स होते हैं अगर उन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली जाए तो उन सबका जो टोटल होता है, सबका सम जो होता है वो इज इक्वल टू 1 के होता है। और अब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और 1 से लेस देन और इक्वल टू होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपको 0 और 1 के बीच में मिलेगी। 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है ना। जैसे कि 0.7 प्रोबेबिलिटी किसी की हो सकती है, इसको हम 7/10 भी लिख सकते हैं, 2/3 हो सकती है। बट इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हो सकता है कि 1.5 नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, समझ रहे आप। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, यानी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और 1 होगी या 1 से छोटी होगी, ठीक है। अब ऐसे इंसिडेंस, ऐसी कोई घटना जो कभी नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट यानी ऐसी कोई घटना जो कभी नहीं हो सकती। जैसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी सूर्य ना निकले? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी बिना बादल के बरसात हो जाए? है ना। तो ऐसी कुछ घटनाएं को हम इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट्स जो होते हैं या इम्पॉसिबल इवेंट एक की बात करें तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये घटना हो ही नहीं सकती, जो नहीं हो सकती उसको ही इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो घटना की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक घटना होती है जिसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं ना, श्योर इवेंट या इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, या सर्टेन इवेंट बोलते हैं, है ना, सर्टेन इवेंट। इसका मतलब है ऐसी घटनाएं, ऐसे इवेंट जिसका होना ही होना है, जो ऑलवेज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जो घटनाएं घटनी ही है, जो होगा ही होगा, जो निश्चित है बिल्कुल, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो सर्टेन इवेंट है, लाइक कि हम अगर यात्रा करते हैं तो हम निश्चित सी बात है, अगर हम पैदल भी चलते हैं तो ये श्योर है कि हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे जरूर, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए फैन है, पंखा, अगर वो घूमता है तो वो हवा देगा ही देगा, चाहे थोड़ी दे या ज्यादा दे। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं, है ना। और इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 का मतलब ये होगा कि 100% उसकी प्रोबेबिलिटी है, 100% चांस है कि ऐसा होगा ही होगा, है ना। जैसे कि सूरज निकलने की बात करें तो ऐसा 100% है कि जब दिन निकलेगा तो सूरज भी निकलेगा, ठीक है। तो ये सर्टेन इवेंट हो गए, इनकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 0% यानी 0 होती है। क्लियर है। और हम बात कर रहे थे इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम यहां बता चुके हैं कि जिस किसी भी इवेंट में जब जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, जितने भी चीजें होंगी, अगर उनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, अदर फैक्टर उनको अगर प्रभावित नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उनको ही इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक थैले में 3 तो रेड बॉल है और 3 ही ब्लू बॉल है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू आर, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो रेड के आने के फेवरेबल में कितने चांसेस हैं? वो है 3, यानी रेड बॉल के फेवर में कितने चांसेस हैं हमारे पास? आउटकम है 3, और टोटल आउटकम कितने यहां पर देखेंगे 6, तीन दोनों को मिलाकर, ठीक है। इसी तरह से अगर पी ब्लू की निकालें, ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3,
ब्लू के फेवर में कितने आउटकम है 3 और टोटल आउटकम हमारे 6। तो यहां पर दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है। अगर हम तीसरा और ले लेते इसमें कि 3 ब्लैक बॉल भी है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता, तो यहां पर यह 9 हो जाता, यहां पर भी 9 हो जाता। कैसे? क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 3 3 3 9 हो जाते हैं। और अब बात करते हैं, ये ब्लैक है, अगर हम ब्लैक की निकालें तो वो भी 3/9 हो जाती है। आप यहां देख सकते हैं कि तीनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तीनों के आने के जो चांसेस है वो इक्वल है। इन्हें ही इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर जो ब्लैक बॉल 3 की जगह 4 हो जाती, अब ये जो इवेंट हो गए, अब ये जो हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये अलग हो जाती है, सभी के आने के चांस गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। अब हम यहां नहीं निकाल सकते, मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, मेनली एक की होगी, बट हम तीनों को ये नहीं कह सकते कि सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। पता ही तुम्हें? ठीक है, तो एक हमारा टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हम बता चुके वैसे, पीई, किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी पीई से डिनोट करेंगे, नोट ई, पी के न होने की प्रोबेबिलिटी है ना पीई डैश से डिनोट करेंगे। अब देखिए इन दोनों का जो सम होगा वो इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब अगर हमें होने की पता है और न होने की निकालनी है, तो इसे अगर इधर ले जाते हैं तो पीई डैश जो निकलेगा वो 1 माइनस पीई कर देते हैं, है ना। और अगर हमें पी ई निकालनी, मान लीजिए ये पता है और हम किसी न होने की पता है, नोट ई पता है और पी निकालना चाहते हैं, तो वो भी अगर ये निकालना चाहते हैं इसको इधर ले जाइए 1 माइनस पी ई डैश, यानी अगर एक के होने की पता है तो 1 में से माइनस कर देंगे, न होने की आ जाएगी। न होने की पता है तो 1 में से माइनस कर देंगे, होने की आ जाएगी, है ना। ये एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो प्रोबेबिलिटी का। अब जो हमारी एक्सरसाइज 14.1 शुरू होगी उसमें हम सभी इंसिडेंट्स को क्या मानने वाले हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स मानने वाले हैं, है ना। चलिए वो तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक कार्ड्स के बारे में और जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपका। कार्ड, है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। उसमें से 4 सूट बनाए जाते हैं, है ना। तो एक को बोलते हैं स्पेट्स, एक को बोलते हैं क्लब्स, एक को बोलते हैं हार्ट्स और एक को बोलते हैं डायमंड्स। ठीक है, इनकी जो फिगर है आप यहां से देख सकते हैं कि स्पेट्स जो होगा वो इस टाइप से होगा कुछ, ठीक है। और जो क्लब्स है वो कुछ इस टाइप से होता है कार्ड में, और हार्ट्स आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से, एंड डायमंड जो है इस टाइप से। ठीक है, तो 52 कार्ड्स को इन 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और ईच पार्ट में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये दोनों मिलकर स्पेट्स एंड क्लब्स जो मिलकर ये ब्लैक कलर के होते हैं, एंड हार्ट्स एंड डायमंड्स मिलकर ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक कलर के टोटल कार्ड्स कितने हो गए 13 + 13 दैट इज 26, और रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने हो गए ये भी 26 होते हैं। ठीक है, 52 टोटल कार्ड्स बैठ जाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है इसका, अब इन सभी में स्पेशली एक की बात करते हैं कि एक में 4 कार्ड होंगे स्पेशल कार्ड। ठीक है, 1 तो होगा एस का, 1 क्वीन का होगा, 1 कार्ड किंग का होगा, एंड 1 कार्ड जैक का होगा। ठीक है, ये चारों कार्ड इसमें भी होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो इसका मतलब जो एस है ये टोटल कार्ड जो होंगे ये 4 होंगे, क्योंकि 1 इसमें होगा, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। ठीक है, और क्वीन भी 4 होंगी, किंग भी 4 होगा, और जैक भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने, जो मान लीजिए हम क्वीन की बात करते हैं कि क्वीन के जो कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं,
अगर क्वेश्चन ये है कि क्वीन के कितने कार्ड रेड कलर में होते हैं, तो देखिए एक क्वीन इसमें होगी, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, यानी दो तो ब्लैक कलर की हो जाती है और दो रेड कलर की। ये सभी कार्ड दो ब्लैक के होते हैं, दो रेड के होते हैं, है ना। चार कार्ड होते हैं टोटल, वन 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 इसमें होते हैं, ठीक है। और एक होता है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में इसको अगर हटा दें तो इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, यानी जिस पर फेस बना होता है किसी ना किसी का। लाइक क्वीन पर फेस होता है, किंग पर फेस होता है, जैक पर फेस होता है, ठीक है। तो इन्हें फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड मेनली किसे किसे बोलते हैं, क्वीन, किंग एंड जैक को। और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 4 4, 12 कार्ड। 12 कार्ड जो होते हैं उसमें फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अगर ये ध्यान है तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 14.1। देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, और जैसा हम इंट्रोडक्शन में लगभग सब कुछ बता चुके हैं इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, यानी किसी इवेंट के होने की और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दोनों को अगर ऐड कर दे दैट इज 1। सेकेंड पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकती। तो जैसे हम बता चुके हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी की जो, ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, जो कभी नहीं हो सकती। और इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो जिसका होना निश्चित है, और इसमें एक वर्ड आ गया सर्टेन। तो ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, जो होनी ही होनी है। जैसे सूरज का डेली निकलना ही निकलना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। एंड इस तरह की जो इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट, है ना, सर्टेन इवेंट। तो देखिए ऐसे इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। क्या कहता है ये, जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, मान लीजिए एक या दो कॉइन को टॉस किया है, तो अगर हम उसमें सभी इंडिविजुअल की अलग अलग निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो उन सबका सम 1 के इक्वल होता है, ठीक है, जैसा बताया जा चुका है। नेक्स्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है किससे बड़ी और इक्वल होती है, 0 से, है ना। 0 से बड़ी और इक्वल होती है, 0 हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे छोटी और इक्वल हो सकती है, 1 की, है ना। बहुत सिंपल से है, अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो ये तो बहुत ही इजी है, बाय हाथ का खेल है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, तो इनमें एक्सप्लेन करना है। देखिए इसमें क्या था, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर जो है किसी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अब देखिए, तो हमारा इसका आंसर होगा नो, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार के स्टार्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि अगर कार नहीं है ना, तो उसके जो स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। या अगर ड्राइवर वेटरन है, वेटरन का मतलब अगर ड्राइवर एक्सपर्ट है, तो भी वो कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। इक्वली लाइकली आउटकम वही तो होता है जहां जो उसके एलिमेंट हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, यहां पर सेम नहीं बैठती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम, बिकॉज it depends upon other factor also, other factor also, like
लाइक हम ये लिख सकते हैं कार इज न्यू, कार इज न्यू, और एक्सपर्ट ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर, है ना। ऐसे कुछ फैक्टर है, ठीक है, जो जिसके कारण यहां प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, तो हमारी ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। सेकंड पार्ट में बिल्कुल ऐसी है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और सी शूट्स और मिस द शॉट। अब मान लीजिए बास्केटबॉल में हम उसको शूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए भाई प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, प्लेयर कैसा है, ठीक है, वेटरन है, प्लेयर अगर नया है तो वो उसके जो है मिस करने के चांस ज्यादा होंगे, लेकिन प्लेयर अगर एक्सपर्ट है तो उसके शॉट करने के चांस ज्यादा होंगे, है ना, ठीक है। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। आप यहां लिख सकते हैं इट डिपेंड्स, बिल्कुल सेम चीज ही लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्टर ऑल्सो, लाइक बिल्कुल सेम तरीका की हम ये लिख सकते हैं कि एक्सपर्टाइज ऑफ प्लेयर, है ना, प्लेयर की एक्सपर्टाइज, प्लेयर एक्सपर्ट है या नहीं है, इस बात पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल किया गया है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो आंसर के राइट और रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगी? तो आंसर के राइट या रॉन्ग होने की जो आउटकम होगा, क्या वो इक्वली लाइकली होंगे? यस, क्योंकि देखिए रैंडमली किसी से अगर एक क्वेश्चन का आंसर ट्रू और फॉल्स, यस और नो में पूछा जाए, तो यहां पर केवल दो ही हमारे पास आउटकम होंगे, यस और नो, है ना। इस चीज को अदर फैक्टर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा, भाई किसी से क्वेश्चन पूछे, या तो वो यस में आंसर देगा या नो में आंसर देगा, ठीक है। सो यहां पर कोई अदर फैक्टर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो क्वेश्चन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ राइट या रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है दोनों की। एक ही क्वेश्चन है, अगर उसका ट्रू एंड फॉल्स करें, जैसे मैंने हेड एंड टेल वाला क्वेश्चन बताया था, एक ही कॉइन को अगर उछाले तो उसमें सिर्फ दो ही पहलू हो, है ना, दो ही ऑप्शन हो, राइट या रॉन्ग का, तो उसमें दोनों के राइट या रॉन्ग होने की जो प्रोबेबिलिटी है सेम होती है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। समझ में आया? ठीक है। इसमें अ बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, ये भी इक्वली लाइकली, है ना, आउटकम्स होगा, क्योंकि जो होने वाला बच्चा या तो लड़की होती है या लड़का होता है, तो दोनों के चांसेस जो है इक्वल होते हैं। 50-50% चांस है, यहां पर भी 50-50% चांस है, और कोई फैक्टर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, जो भी होगा या तो लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर थे, बस हमें यही करना था और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं कि लाइक जैसे कि ये पूछा ना इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, तो हम लिखेंगे यस, बिकॉज, या लिख सकते हैं आपकी बिकॉज टू गिव एन आंसर ऑफ अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, है ना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी of both are same, of both are same, so it is equally likely outcome, ठीक है। और यही इसी तरह से हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि बेबी या गर्ल, जो बेबी बोर्न हुआ है उसके लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सो इट इज इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में बताया था कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग दिस टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। यानी किसी भी, मेनली फुटबॉल गेम की बात की है, लेकिन किसी भी गेम में हम जो कॉइन टॉस करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम फर्स्ट चांस चलेगी, है ना, या किस टीम को, जैसे कि आप क्रिकेट में भी देख सकते हैं वहां कॉइन ही टॉस किया जाता है, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, ठीक है। तो कॉइन को ही उछालना
कॉइन को ही टॉस करना एक अच्छा तरीका क्यों माना गया है? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, मेनली फेयर कॉइन की बात चलती है यहां पर, अनबायस्ड कॉइन की बात, ठीक है। व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है, जैसे या तो एक हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, है ना। वी गेट अ हेड और अ टेल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास केवल टू आउटकम्स आते हैं, दो आउटकम्स आते हैं, है ना, एक हेड और एक टेल, है ना। वी गेट ओनली टू आउटकम्स, ठीक है। और ये दोनों ही कैसे आउटकम्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, है ना, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब, इससे पहले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, 50% वो 50% वो, ठीक है। तो जब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसीलिए हम किसी भी कॉइन को जो कंसीडर करते हैं टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल फर्स्ट और शुड बैट और बॉल फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया ये चीज? we get only two outcomes which are equally likely outcomes, so, है ना, here हम यहां लिख सकते हैं कि here the probability of both are equal, है ना। वैसे तो इसका मतलब यही हो गया कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, जिसका मतलब हो गया कि इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी, दो है या दो से ज्यादा, उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। और बस आपको ये लिख देना है कि सो अ कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल फर्स्ट, ठीक है, इन एनी गेम। क्लियर है? समझने वाली बात थी, इंट्रोडक्शन हमने समझा दिया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और एक नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे? ये इसमें ये कहता है कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। तो जैसे हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, जीरो से लेकर, जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है, लेकिन जीरो से वन के बीच में होती है, ठीक है। अब देखने से ये पता चलेगा कि 2/3 जब इसको डिवाइड किया जाएगा 0.666 समथिंग आएगा, जिसका मतलब है 0.6 या 7, है ना, या 0.6 की ही बात कर ले, ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो क्या -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये वैल्यू तो 0 से छोटी हो जाती है, जो भी वैल्यू 0 से छोटी होगी नेगेटिव में होगी, है ना। तो नेगेटिव में तो कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्या 15% हो सकती है? यस, ये हो सकती है। क्यों? क्योंकि 15% का मतलब है 15 डिवाइड बाय 100, और इसका मतलब ये होगा कि जब न्यूमरेटर, जब ऊपर का नंबर नीचे से छोटा हो, तो इसका मतलब है कि वो जो डिजिट है वो 0 से 1 के बीच में आती है, या आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.15 आएगी, और 0.15 का मतलब है 1 से तो छोटी है और 0 से बड़ी है। सो ये भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्या 0.7 हो सकती है? यस, ये भी इसी के बीच में आती है ना। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसमें कौन सी नहीं हो सकती? माइनस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी हैंड टू हैंड देख लेते हैं। इसमें कहा है कि इफ P इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखिए P की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नॉट ई की हमें फाइंड करनी है। नॉट ई का मतलब है P E डैश या बार, है ना, डैश भी लगा देते हैं अक्सर बार की जगह। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की जो निकलती है वो 1 माइनस P, यानी आप एक में से उसको माइनस कर देंगे, है ना, 1 माइनस 0.05। जब एक में से इसे माइनस कर देंगे कितना बचता है? देखिए यहां पर 1.00 एंड 0.05, तो जो भी बचता है 5 9.0 ये बचता है, ठीक है। तो 0.95 पी डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बहुत इजी है। अगर इसकी दे रखी है, नॉट ई की निकालनी है तो 1 में से माइनस करना है, और अगर ये दी होती और पी निकालनी होती तो भी 1 में से उसे ही माइनस कर देंगे, है ना, नॉट ई को। तो दोनों वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आ सकता है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहता है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में कैसी है? लेमन
फ्लेवर्ड कैंडी है ना। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया, बिना बैग के अंदर देखे रैंडमली एक कैंडी उसमें से निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट पार्ट में एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, की जो कैंडी निकली है एक, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है। ठीक है, अब गौर से देखने वाली बात यह है कि उस बैग में किस तरह की कैंडी है। उस बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। और अगर हम उस बैग को चाहे देखें या ना देखें, मेनली ना देखने की बात हो रही है, तो अगर एक कैंडी निकालेंगे वो किस तरह की आ सकती है, वो तो ओनली लेमन आएगी क्योंकि इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखी है। और यहां पर किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज 0। यहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 0, या ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज 0। कैसा इवेंट है ये, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। क्यों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां लेमन वाली रखी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखी है किसी बैग में और आ जाए ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो इसी को तो हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, या लिख भी सकते हैं कि बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ सेकंड पार्ट में देखते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आ जाएगी। हाँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 1 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी is 1. Why? Because it is certain events, है ना, it is certain event। देखिए, प्रोबेबिलिटी हम न्यूमेरिकल वैल्यू में भी निकाल सकते थे, लाइक 2/3, लेकिन यहाँ गिवन नहीं है कि कितनी लेमन कैंडी है। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट के बारे में। तो जब हम बैग में से कोई कैंडी निकालते हैं जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो नेचुरल सी बात है उसमें से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। ठीक है, सो ये सर्टेन इवेंट हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उसमें ये प्रोबेबिलिटी गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, यानी उनमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों का बर्थडे सेम हो। समझ रहे हैं आप, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दो की, तो हम अगर डिनोट कर लें, या एक तरह से देखिए, नॉट हैविंग को हम डिनोट करते हैं पी ई डैश से, है ना, पी ई बार से, जो कि गिवन है 0.992, और हमें उसके नहीं होने की दे रखी है, हमें निकालनी है उसके होने की। हमें क्या फाइंड करना है, पी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पी कैसे निकलेगी, जब पी डैश दे रखी, तो जो पी होगी, क्योंकि हमें पता है पी प्लस पी ई बार इज इक्वल टू होता है 1, या डायरेक्ट देखे तो पी जो निकलेगी वो 1 माइनस पी ई डैश निकलेगी, ई बार, दैट इज 1 माइनस 0.992। आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं, 1 में से जब माइनस करेंगे 1.000 है ना, जिसमें पॉइंट नहीं है उसके बाद पॉइंट लगाकर उतनी ही जीरो हम लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरे में 0.992, इसको माइनस करेंगे वी गेट 800.0। ठीक है, तो इतनी प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाती है क्या, कि उनका बर्थडे एक ही दिन हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.008, यानी बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या था, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में कितनी कितनी है, मान लीजिए एक बैग है, 3 रेड है एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली हमने बिना देखे उठा लिया गया है फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, तो हमें सबसे पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ड्रॉन बॉल इज रेड।
जो निकली गई बॉल है वो रेड है, इसके कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज रेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ड्रॉन बॉल जो है वो रेड है। हम इसको डिनोट कर सकते हैं सपोज पीई, है ना, ये डिनोट करने वाली बात है, या पी आर, चलिए ये बेहतर है, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू रेड, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, देखिए हर जगह प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लगभग यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसे कितने आउटकम्स है कि फेवरेबल टू आर, आपको क्या करना है, सिंपली आपको रेड बॉल देखनी है, रेड कितनी है, 3 रेड बॉल है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स का मतलब है टोटल कितनी बॉल्स है वहां पर, 5 + 3 दैट इज 8। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो जाएगी। क्लियर है। अब वो कहता है कि नोट रेड, सेकंड पार्ट में कि नोट रेड, रेड नहीं है। इसके 2 तरीके हैं, अगर रेड नहीं है तो क्या होगा, ब्लैक बॉल आ सकती है, या तो ये कह दें इसे कि ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या ये कह सकते हैं कि नोट रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है, या तो पी आर डैश हमें निकालना है, नोट रेड कैसे बताया था, 1 - पी आर। अगर हमारे पास पी आर है तो पी आर डैश निकाला जा सकता है ना, 1 में से आप इसको माइनस कर देंगे, कितना आता है, बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 8 - 3 डिवाइड बाय 8, व्हाट वी गेट 5/8, इतने % चांस है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे अभी बताया पी आर डैश निकालनी है, नोट आर कि बॉल रेड नहीं है तो बॉल ब्लैक होगी, तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी जो इसी फॉर्मूले से है ना, पीबी जिसे हम कह सकते हैं, क्या होगा भाई, डिनोट करना है चाहे पीबी से कर लीजिए या पी आर डैश से कर लीजिए। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए और लिख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड और इज ब्लैक। नाउ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ब्लैक, समझ रहे, ब्लैक आएगी जब रेड नहीं आ रही, तो ब्लैक कितनी है 5, और टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल तो वही होंगे 8। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं नोट आर की, या ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन था, उसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि उसमें बॉल दी गई थी, इसमें मार्बल्स दिए गए हैं। देखिए कैसे, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स में 5 तो हो गए रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, है ना, रैंडमली बिना देखे उसमें से एक मार्बल ले लिया गया है, चुन लिया गया है। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। सबसे पहले पार्ट में हमें ये बताना है कि जो हमने एक मार्बल उसमें से उठाया वो रेड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सिंपल है, फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहां लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। ठीक है, सिंपल है, इसे हम पी आर से डिनोट कर सकते हैं, और वही कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू रेड मार्बल, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ आर लिख दिया रेड मार्बल्स के लिए, और नीचे लिखेंगे हम टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं ना, टोटल आउटकम ये भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो रेड आने के फेवर में कितने आउटकम्स है हमारे पास, देखिए टोटल हमें रेड फाइंड करने होंगे। एक बैग है, इसमें 5 तो रेड हो गए, 8 व्हाइट हो गए एंड 4 ग्रीन हो गए। तो हमें रेड के बारे में बात करनी है, तो रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल रेड 5 है उसमें। ठीक है, ऊपर रेड की लिखी और नीचे टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 5 + 4 + 8, है ना, 5 और 4 9, 9 और 8 17। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 + 8 + 4 दैट इज 5 डिवाइड बाय 17।
ठीक है, तो रेड मार्बल्स के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 डिवाइड बाय 17 है। क्लियर। सेकंड पार्ट में इसमें क्या आता है, व्हाइट की निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सिंपली पीडब्ल्यू अगर हम लिखें, है ना, पीडब्ल्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट के फेवरेबल में यहाँ 8 मार्बल्स हैं और डिवाइड बाय टोटल जो आउटकम्स हमारे वही होंगे 17। सिंपल है ये तो। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, वो देखते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन, है ना। नॉट ग्रीन का मतलब क्या होगा, अब देखिए, नॉट ग्रीन यानी उसमें ग्रीन नहीं होने चाहिए। इसके दो तरीके हैं, नॉट ग्रीन का मतलब उसमें ग्रीन नहीं होंगे, या तो रेड होंगे या व्हाइट होंगे। इसके दो तरीके होंगे, एक तो आप पी जी बार लगा सकते हैं, नॉट ग्रीन का मतलब ये होगा, है ना। तो उसमें आप क्या लेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ आर एंड डब्ल्यू, है ना। ऊपर तो आर और डब्ल्यू रेड एंड व्हाइट आ जाएंगे, नीचे टोटल आउटकम आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 17, 13 डिवाइड बाय 17, ये नोट ग्रीन की आ जाती है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, भाई नोट ग्रीन का मतलब है ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन हटा देंगे, बाकी रेड एंड व्हाइट हम निकाल देंगे। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 100 तो है उस पिगी बैंक में, 150 पैसे कॉइन्स है, 50 पैसे की कॉइन्स है, एंड 50 जो है 1 रुपीज कॉइन्स है, 20 2 रुपीज कॉइन्स है, एंड 10 5 रुपीज कॉइन्स है। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, जब उस पिगी बैंक को अपसाइड डाउन किया जाता है, तो ये इस बात की इक्वली प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सिक्का, एक कॉइन गिर जाता है। What is the probability that the coin, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन है विल बी 50 पैसे कॉइन, कि 50 पैसे का कॉइन होगा। सेकंड पार्ट में विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, और 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा। इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए 100 तो है, 50 पैसे कॉइन्स, एंड 50 है ₹1 कॉइन्स, 20 है ₹2 कॉइन्स, 10 है ₹5 कॉइन्स। ये कॉइन्स इस तरह से हैं, 50 पैसे के जो कॉइन्स है वो 100 है, 1 रुपए के कॉइन 50 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो कॉइन गिरा है एक, वो 50 पैसे का कॉइन है। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन बी अ 50 पैसे कॉइन, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसे हम किसी भी, सपोज ये ई है ना, पी का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो आउटकम्स ऐसे कितने हैं जो फेवरेबल है 50 पैसे कॉइन्स की, है ना, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, आपको ये लिख देना है। तो 50 पैसे कॉइन्स वहां पर कितने, आप ये काउंट कर लेंगे, 50 पैसे कॉइन्स जो है वो 100 है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, देखिए वो 100 50 20 एंड 10 सबका एडिशन। ठीक है, 180 ये आ जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, तो इतने परसेंट चांस है, यानी इतने चांस है 9 में से 5 चांस है कि वो जो कॉइन गिरा है उसके इतने, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। ठीक है, 50 पैसे कॉइन्स गिरने की प्रोबेबिलिटी 5/9 होगी। ठीक है, आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी इसको बना सकते हैं। सेकंड, अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कॉइन गिरा है विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, कि 5 रुपीज का कॉइन ना हो। तो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए का मतलब है ये नहीं आना उसमें, बाकी सब आ जाने हैं। ठीक है, पी ई डैश हम इसको कह सकते हैं, ई बार कह सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ नॉट ₹5 कॉइन डिवाइड बाय वही
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू नोट रूपी 5 कॉइन्स, है ना। तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ नोट रुपीज 5, तो इसको हटा देंगे, यानी 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, कोइन है, इसको हटाने के बाद जो बचता है 100 प्लस 50 प्लस 20 और डिवाइड बाई नीचे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही आएगा, जो कि वहां था 180, दैट इज 170 डिवाइड बाय 180, इससे कैंसिल आउट हो जाता है 17 बाय 18। इतने चांसेस है 18 में से 17 ऐसे चांसेस है कि वो 5 रुपीज का कॉइन ना हो। और दूसरा मेथड ये हो सकता है इसका कि पहले हम ये निकाल लें कि वो 5 रुपीज का कॉइन हो सकता है, तो 10 बाय 180 आएगी, है ना। 10 बाय टोटल आउटकम 18 180 होगा, 10 बाय 180 आएगी, ठीक है, 10 बाय 180, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, 1 बाय 18 आएगी। तो ये तो हो गया इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो कॉइन गिरा है वो 5 रुपीज का कॉइन होगा, है ना। बट हमें नोट बी ए 5 रुपीज कॉइन निकालना है, तो इसे अगर 1 में से माइनस कर देते हैं, व्हाट वी गेट 17 डिवाइड बाय 18, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर यही मिल जाता है। दूसरा मेथड आपका ये हो सकता है, समझ में आया कैसे। पहले हम निकाल लेते हैं कि 5 रुपीज का कॉइन हो सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो 10 डिवाइड बाय 180, है ना। और नोट ई नहीं होने की निकालनी है, तो 1 में से होने की माइनस कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है।